हेलो स्टूडेंट्स, आज इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ बिल्स इन इंडियन पार्लियामेंट। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है लेजिस्लेशन का, यानी इंडियन पार्लियामेंट का काम है कि वो देश को चलाने के लिए कानून बनाए, यानी देश को गवर्न करने के लिए जिन कानूनों की आवश्यकता होती है उनको बनाने की जिम्मेदारी इंडियन पार्लियामेंट को सौंपी गई है। तो कानून बनने से पहले कोई प्रपोजल बिल्स के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स देखने को मिलते हैं। तो पहला है मनी बिल, दूसरा है फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड टाइप 2, तीसरा है ऑर्डिनरी बिल एंड फोर्थ इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो सबसे पहले कोई कानून बनाने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट मैटर को प्रपोजल के फॉर्म में या बिल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर एक पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के थ्रू वह गुजरेगा और दोनों हाउसों से पास होकर प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाएगा और प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद वो बिल एक्ट बन जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ बिल। सो अ बिल इज़ अ proposal for legislation that becomes an act or law when duly enacted। सपोज हमें किसी सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाना है तो उस लॉ को बनाने के लिए एक प्रपोजल इन द फॉर्म ऑफ बिल हमको हाउस में सबमिट करना पड़ेगा। एक पूरे लेजिस्लेटिव प्रोसेस गुजरने के बाद वो बिल प्रेसिडेंट को पेश किया जाएगा और उसके साइन के बाद वह एक्ट बन जाएगा। देखिए, तो बिल्स के भी दो टाइप होते हैं, एक पब्लिक बिल है, दूसरा है प्राइवेट बिल। तो पब्लिक बिल को गवर्नमेंट बिल के नाम से भी जाना जाता है और प्राइवेट बिल को प्राइवेट मेंबर बिल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए पढ़ते हैं पब्लिक बिल के बारे में। पब्लिक बिल इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर, यानी कोई ऐसा मेंबर हाउस का जो मिनिस्टर है वही पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसके इंट्रोडक्शन से पहले 7 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है और इसको ड्राफ्ट करने के दौरान कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट की हेल्प लेती है, जिससे उसमें कोई भी संवैधानिक अगर कोई प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको करेक्ट किया जा सके। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है प्राइवेट बिल का, जिसको प्राइवेट मेंबर बिल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एनीवन बट अ मिनिस्टर, यानी कि हाउस में कोई भी मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है वो प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसके इंट्रोडक्शन के लिए 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है, उसी के बाद इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको ड्राफ्ट करने की जो जिम्मेदारी है, इसको बनाने की जो जिम्मेदारी है वो कंसर्न्ड मेंबर की ही होती है जो बिल इंट्रोड्यूस करना चाहता है। सच बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस्ड ओनली ऑन फ्राइडे, यानी एक टाइम अलॉट कर दिया जाता है जिस दिन प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। प्रेजेंट केस में हमने नंबर ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिल दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ सेशन उसको भी कैप कर रखा है, जो कि 3 पर आता है, यानी कि कोई प्राइवेट मेंबर एक सेशन में 3 प्राइवेट मेंबर बिल से ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो आइए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बिल की, जो है मनी बिल। मनी बिल्स आर दोज बिल्स विच आर कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखिए, गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है टैक्स और गवर्नमेंट रन करने के लिए डिफरेंट पब्लिक वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च करना पड़ता है। तो अगर ऐसे कोई प्रोविज़न किसी बिल में इंट्रोड्यूस कर रखे हैं जहाँ पर देश में टैक्सेशन सिस्टम को चेंज करने या पब्लिक फंड से, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, उससे एक्सपेंडिचर की बात की गई हो, तो उस बिल को मनी बिल कह दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में इन डिटेल एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन से प्रोविज़न अगर किसी बिल में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो वह बिल मनी बिल बन जाता है। इट स्टेट्स दैट अ बिल इज डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, यानी अगर जो आगे मैटर्स लिखे हुए हैं उनमें से कोई एक या सारे अगर किसी बिल में शामिल हैं तो हम उस बिल को मनी बिल कह सकते हैं। आइए देखते हैं। द इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्स, यानी कोई बिल अगर इस सब्जेक्ट पे बात कर रहा है तो वह बिल मनी बिल माना जाएगा। पॉइंट नंबर बी, द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अगर कोई बिल कोशिश करता है कि वो गवर्नमेंट बोरोइंग को रेगुलेट करना चाहता है तो वह बिल मनी बिल माना जाएगा। द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अगर इन दोनों फंड की
कस्टडी से डील कर रहा है कोई बिल, या इन दोनों फंड से पेमेंट ऑफ मनी की बात करता है, जब विड्रॉल ऑफ मनी की बात करता है, तो वह बिल मनी बिल मान लिया जाता है और मनी बिल पर लगने वाले सारे प्रोविजंस फॉलो करते हैं, जिसके बाद किसी भी मनी बिल को एक्ट की शक्ल दी जा सकती है। आइए आगे देखते हैं कि इसके फर्दर और कौन से प्रोविजंस हैं जो हमको पढ़ने। तो देखते हैं कि किस तरीके से द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अपने खर्चे के लिए या अपने एक्सपेंडिचर साइड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को हर साल यूनियन बजट के दौरान एप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उसे पास कराना पड़ता है, जिससे एक्सपेंडिचर साइड मीट की जा सके। यानी कि ये पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई बिल यूज़ ऑफ मनी आउट ऑफ कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करता है कि किस तरीके से कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा यूज़ किया जाएगा, तो वह बिल भी मनी बिल की कैटेगरी में फॉल करेगा। अगर किसी एक्सपेंडिचर को हम चार्ज एक्सपेंडिचर मान रहे हैं या उसके में कुछ चेंज करना चाहते हैं, कोई बिल अगर इस प्रोविजन से डील कर रहा है तो वह मनी बिल होगा। अगर किसी बिल में स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स के ऑडिट से रिलेटेड कोई प्रोविजन है तो वह बिल भी मनी बिल माना जाएगा। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी इस बिल को केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और राज्यसभा में इसको कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। लोकसभा में इंट्रोडक्शन से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी है। जब भी लोकसभा किसी मनी बिल को पास करके दूसरा हाउस में ट्रांसफ़र करता है तो स्पीकर की ये ड्यूटी है कि वो सर्टिफाई करे कि कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं। और अगर क्वेश्चन रेज होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो स्पीकर द्वारा दिया हुआ फैसला मान्य होगा और उस फैसले को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। लोकसभा से मनी बिल को पास करने के लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, जो कि बड़ी इजीली गवर्नमेंट मैनेज कर लेती है। राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी मनी बिल को अमेंड करे या रिजेक्ट करे, बट वो कुछ सजेशन दे सकती है जिसे लोकसभा चाहे तो रिजेक्ट कर ले और चाहे तो एक्सेप्ट कर ले। जब भी बिल राज्यसभा को ट्रांसमिट किया जाता है तो उसके पास 14 दिन का टाइम होता है, 14 डेज़ का, और उस 14 डेज़ में राज्यसभा बिल को डिस्कस कर सकती है, कुछ सजेशन दे सकती है, लेकिन कभी कोई अमेंडमेंट या रिजेक्शन का मोशन मूव नहीं कर सकती। और अगर इस 14 दिन के भीतर राज्यसभा बिल को पास नहीं कर पाती तो वो ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और है कि मनी बिल के केस में लोकसभा को राज्यसभा के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर है, इसलिए डेडलॉक कभी भी पॉसिबल नहीं है। आइए पॉइंट देखते हैं। डेडलॉक इज नॉट पॉसिबल एज द लोकसभा हैज़ मोर पावर्स देन राज्यसभा विद रिगार्ड टू मनी बिल। राज्यसभा केवल कुछ सजेशन दे सकती है, डिस्कस कर सकती है, लेकिन बिल को ना तो अमेंड कर सकती है ना रिजेक्ट कर सकती है। द प्रेसिडेंट के पास जब भी बिल को भेजा जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है कि या तो वो अपनी असेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ऑर्डिनरीली ही इज एक्सपेक्टेड टू गिव हिज असेंट एज द बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विद हिज प्रायर परमिशन, क्योंकि पहले से ही रिकमेंड कर रखा है प्रेसिडेंट ने बिल को, इसलिए जनरली मनी बिल को प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं और उसको अपनी असेंट भी देते हैं। मनी बिल इज कंसिडर्ड टू बी अ गवर्नमेंट बिल एंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर। देखिए, क्योंकि मनी बिल का सीधा रिलेशन है गवर्नमेंट के किसी इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर से या फिर आर्टिकल 110 में रिलेटेड या उसमें लिखे गए किसी प्रोविजन से, तो इसे कोई मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करेगा जो गवर्नमेंट का हिस्सा होगा। अगला इंपॉर्टेंट बिल है फाइनेंशियल बिल। देखिए, फाइनेंशियल बिल के दो टाइप है, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड टाइप 2। हम बात करेंगे पहले फाइनेंशियल बिल टाइप 1 की। तो आर्टिकल 117 क्लॉज 1 डील करता है फाइनेंशियल बिल टाइप 1 से। तो क्या होता है फाइनेंशियल बिल, आइए देखते हैं। A financial bill type 1 is a bill that contains not only any or all of the matter mentioned in article 110 but also other matters of general legislation। यानी इस बिल में
आर्टिकल 110 में लिखे हुए कुछ या सारे प्रोविजन हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ जनरल लेजिस्लेशन के मैटर्स को मेंशन किया जाएगा, यानी कि केवल वो मनी बिल नहीं है, उसमें कुछ और मैटर्स भी डिस्कस कर रखे हैं। फॉर इंस्टेंस, a bill that contains a borrowing clause does not exclusively deal with borrowing, यानी borrowing के अलावा भी उसमें कुछ जनरल इंपॉर्टेंस का मैटर मेंशन किया है, उससे बिल डील कर रहा है, इसलिए केवल ये एक्सक्लूसिवली मनी बिल नहीं कह सकते। और इसको फाइनेंशियल बिल टाइप 1 कहा जाता है। देखिए, दो रिस्पेक्ट में फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और मनी बिल में कोई अंतर नहीं है। देखते हैं। In two respects, a financial bill type 1 is similar to a money bill. Both of them can be introduced only in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha. यानी दोनों बिल को केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं करते। और बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी फाइनेंशियल बिल टाइप 1 को इंट्रोड्यूस करते समय और मनी बिल को इंट्रोड्यूस करते समय प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी होती है। राज्यसभा इज फुली एम्पावर्ड टू रिजेक्ट और अमेंड इट एज इट डज इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, यानी कि फाइनेंशियल टाइप 1 बिल टाइप 1 के केस में राज्यसभा को सिमिलर पावर्स हैं जैसे कि लोकसभा को होती हैं। आगे देखते हैं। In case of disagreement between the two house over such a bill, the president can summon a joint sitting of the two houses to resolve the deadlock. यानी अगर दोनों हाउस डिसएग्री करते हैं किसी चीज़ पे, तो उस डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने के लिए एक जॉइंट सिटिंग कॉल की जा सकती है। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप 2, जो कि आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में मेंशन किया गया है। आइए देखते हैं क्या कहता है। इट कंटेन्स प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर मेंशनड इन आर्टिकल 110, यानी कि इस बिल में कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे जिनको पूरा करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ पैसा विड्रॉ किया जाएगा, एक्सपेंडिचर किया जाएगा, लेकिन इस बिल में आर्टिकल 110 से रिलेटेड कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं किया जाएगा। यही डिफरेंस है फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में और टाइप 2 में, कि टाइप 1 में कुछ पॉइंट्स आर्टिकल 110 के हो सकते हैं और फाइनेंशियल बिल टाइप 2 में कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं किया जाता। इट इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी बिल। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी फाइनेंशियल बिल टाइप 2 को हम पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इट कैन बी ईदर रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि दोनों हाउसेस को अलाउड है कि वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं और अमेंड भी कर सकते हैं। Recommendation of the president is not required at the introduction stage but is required at the consideration stage, यानी कि इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, लेकिन जब हाउस बिल को कंसीडर करता है, जो सेकेंड स्टेज का पार्ट है बिल पास करते के दौरान, तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। प्रेसिडेंट कैन समन और जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस टू रिजॉल्व द डेडलॉक, यानी कि अगर फाइनेंशियल बिल टाइप 2 को पास करने के दौरान कोई डेडलॉक पैदा होता है तो उस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग कॉल कर सकता है। देखिए, तीनों जो बिल हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल टाइप 1, टाइप 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है जिससे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो एग्ज़ाम में अच्छी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ like, share, subscribe to our channel. Thank you.